अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूरिफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम वयुखिज़ु बिन्नवासी वल अक़दामी। सूरह रहमान आयत नंबर 41 में इरशाद खुदाबंदी होता है, गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों से पकड़ लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात नाहम की दरसी किताब के छठे सबक के सफ़ा नंबर 37 और 38 को शामिलियत तदरीस करेंगे। हम इससे पहले मानी मफ़ाहीम और तशरीह के ज़रिए से जान चुके हैं कि कहानी में इससे पहले शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में गहरी दोस्ती थी। दोनों शेख जुमेराती, जो शेख जुम्मन के वालिद थे, से तालीम हासिल कर चुके थे और इनमें गहरी दोस्ती थी। शेख जुम्मन की शोहरत और रौब इर्द गिर्द के गांव में था। शेख जुम्मन की खाला ने औलाद ना होने के सबब अपनी मिल्कियत शेख जुम्मन के नाम हिबानामा के ज़रिए से कर दी थी, लेकिन इसके एवज़ जो रोटी और कपड़ा देने का शेख जुम्मन ने वादा किया था, इसमें कमी आ चुकी थी, जिसकी वजह से खाला ने इसे पंचायत की धमकी दी और इसकी काविश में के लिए वो घर घर गई। और अब वो चारों तरफ से घूम घाम कर अलगू चौधरी के पास आई। स्टूडेंट्स, ये अफसाना मुंशी प्रेमचंद की तख्लीक है। देखिए आगे मुकालमे में क्या होता है। अफसाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 37 और 38 की तरफ। लिखने से मुतल्लिक़ कलम अपने पास रखिए। स्टूडेंट्स, ये आज के हमारा सबक हिस्सा दोम के तौर पर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। खाला अलगू चौधरी के पास आती है और लाठी पटक देती है, यानी फेंक देती है, और दम लेकर कहती है कि बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। दम लेकर कहा, यानी सांस लेकर कहा, घड़ी भर के लिए, कुछ देर के लिए पंचायत में चले आना, यानी कि जो मैंने ये पंचायत बुलाई है उसमें चले आना। अलगू बेरुखी और बेमरवती, यानी बेमिलहाजी और मुँह फेरते हुए कहता है, मुझे बुलाकर क्या करोगी भाई, मैं वहाँ आकर क्या करूँगा, वहाँ मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई, वहाँ तो कई गाँव के लोग आएंगे, बहुत से आदमी आएंगे, सो वही काफ़ी हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि अलगू चौधरी इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। वो इससे बेतनाई और बेमरवती के साथ काम लेता है। खाला ने हाँप कर, यानी फूली हुई सांस लेकर कहा, फूली हुई सांस पर काबू पाते हुए कहा, अपनी फरियाद, यानी जाहिर है जो ज़ुबान है प्रेमचंद उसी को बयान करते हैं, उसी तरीके से बोलते हैं। अपनी फरियाद यानी फरियाद सबके कान में डाल आई हूँ, मैं सबके कान में डाल आई हूँ, सबको सुना आई हूँ। आने या ना आने का हाल अल्लाह जाने। अब तुम आते हो या नहीं आते, इसके पीछे क्या तुम्हारी इसमें ख़ास कोई ख्वाहिश है, ये अल्लाह ही जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। अलगू ने जवाब दिया, अलगू ने आके जवाब दिया, यूँ आने को मैं भी आ जाऊँगा भाई, आना ही है तो मैं भी आज शामिल हो जाऊँगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूँगा, लेकिन मैंने पंचायत में कोई किसी किस्म के इसमें हिस्सा नहीं लेना। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब मैं इसका अब क्या जवाब दूँ? अपनी अपनी तबीयत, अपना अपना मिजाज है, मैं नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलूँगा। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं कर सकता भाई, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, मैं इसके साथ जो है दोस्ती अपनी ख़राब नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, यानी ठीक जगह पर निशाना लगाया और कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे भाई, अगर तुम्हें यही है कि दोस्ती ख़राब हो जाएगी और सच हक की बात होगी तो वो नहीं करोगे, अपने खुदा के सामने क्यों फिर क्या मुंह दिखाओगे?
शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतज़ाम था। शाम के वक्त पेड़ यानी दरख्त के नीचे पंचायत बैठी, टाट ज़मीन पर बिछाने वाला टाट बिछा दिया गया था, हुक्का पानी का इंतज़ाम भी था। ये शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी, यानी मेहमान नवाजी किस तरीके से उन्होंने की, अपनी फयाजी दिखाई, मेहमानों की खातिर तवाज़ो की और हुक्का पानी का भी इंतज़ाम किया था। वो ख़ुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। अब देखिए अलगू चौधरी जिनको वो पंच बनाना चाहती हैं, वो अलगू चौधरी जो है जुम्मन शेख के साथ बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई यानी कि तमाम पंच आ गए तो बूढ़ी बीवी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, हाजरीन को जो हाजिर थे उनको उन लोगों को बुला के कहा, पंचो यानी सालसो, फैसला करने वालों को कहते हैं, आज 3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल, यानी कि 3 साल हो गए कि हिबानामा के ज़रिए से खाला ने अपनी जो मलकियत है वो शेख जुम्मन के नाम की हुई थी। मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते होंगे, आप तो इस बात को जानते होंगे और इस शख्स को भी जानते हैं। जुम्मन ने मुझे ताहीन हयात यानी कि मौत तक सारी उम्र, तमाम उम्र के लिए रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। रोटी और कपड़ा देने का वादा किया था कि ग़िज़ा भी पूरी करूँगा और तन ढांपने के लिए कपड़ा भी दूँगा। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ किस तरह रो धो कर काटे। अब साल 6 महीने ही इन्होंने जो है मुझे अच्छे तरीके से देखा होगा और कुछ देर ही देखा होगा, बल्कि कि 6 महीने मैं रोती धोती रह गई। आगे देखिए, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा, यानी बर्दाश्त किया जाता। अब दिन रात मैं यही रोती हूँ कि मेरे पेट भरने को कुछ नहीं मिला, मेरा पेट न भर सका, मेरा तन ढांपने को कपड़ा न मिला, मुझे पेट की रोटियाँ तक नहीं मिलती, मैं जी भर कर खाना नहीं खा सकती, भूख मिटाने तक के लिए मेरे पास रोटी नहीं जो वह दे सके, मेरा खर्च उठा सकें। बेकस यानी बेसहारा, बेवा हूँ। बेसहारा अलिफ आएगा सहारा में, मैं बेसहारा हूँ, बेवा हूँ, जिसका शौहर फौत हो चुका है। थाना कचहरी कर नहीं सकती, मैं थाना कचहरी के चक्रों में पड़ना नहीं चाहती। सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख तो रोऊँ? भाई तुम ही हो जो मेरा दुख अब सुनोगे, और मैं अब अपने ही लोगों को अपना दुख, अपनी बिपता नहीं सुना सकती, इस मसले का हल तलाश नहीं कर पा रही, तो मैं अब और कहाँ जाऊँ? बेआसरा हूँ, तुम लोगों का आसरा है। जो तुम लोग राह निकाल दो, जो तुम फैसला करोगे इस राह पर चलूँगी, उस फैसले पर राज़ी बरज़ा हो जाऊँगी, उस पर अमल करूँगी। आगे देखिए, अगर मेरी बुराई देखो, अगर मुझ में कोई बुराई देखो, कमी देखो, गलती देखो मेरी, तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। चाहे मैं बड़ी हूँ, तुम लोग बुज़ुर्ग हूँ, लेकिन अगर गलती हो, पंचायत मैंने बिठाई है, तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देना, मुझे सज़ा देना। जिनकी बुराई देखो तो उसे समझाओ, अगर किसी और की बुराई है तो उसको समझाओ, उसको, क्योंकि एक बेकस की आह लेता है कि मैं तो एक बेसहारा हूँ जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो उसकी बददुआ लेना कोई अच्छी बात नहीं है। रामधन मिस्र बोले। ये सब सुनकर रामधन मिस्र बोले, जो पंचों में से एक पंच थे, जुम्मन मियाँ, पंच किससे बिदते हो? भाई जुम्मन, शेख जुम्मन साहब, आप अब बताइए, बात आगे बढ़ाएं कि पंच तुमने किसको मुकर्रर करना है, तुम्हारी तरफ से मुंसिफ कौन होगा, किसको तुम मुंतखब करते हो, किसको चुनते हो, अभी से तय कर लो, अभी से तुम इस बात को तय कर लो और बता दो कि वो कौन होगा। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। हाजरीन जो वहाँ हाजिर लोग थे, पंच थे और बाकी लोग थे, उन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, यानी तायराना, यानी कि बर्ड आई व्यू किया, यानी कि सबकी तरफ एक देखा और दिलेराना अंदाज में कहा और बड़ी बहादुरी से कहा, खालाजान जिसे चाहे पंच बनाए, अब जिसे चाहती हैं उसको पंच मुकर्रर कर लें। उज़्र यानी इनकार, एतराज़ या छूचरा मुझे इस पर नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, गुस्से में चिल्लाकर उसने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तो पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? भाई इतनी बात यहाँ तक पहुँचा दी और इतने इस कदर तुम जो है वो सर्द मेहर बने हुए हो, तो पंचों के नाम भी बता दो, यानी कि किन को सालिस ठहराना है, कौन फैसला करेंगे, उनके नाम भी तुम ही बता दो। जुम्मन ने बुढ़िया को, बूढ़ी औरत को गज़बनाक यानी गुस्से वाली निगाहों से देखा।
अब इस वक्त मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ, जिसे चाहे पंच बना दो। अब इस वक्त मेरी ज़ुबान खुलवाने के क्या तुम चक्करों में पड़ी हुई हो, कहीं तुम मुझे इस चीज़ की दावत ना दो, वरना मैं बहुत कुछ कह जाऊँगा। बेहतर है कि तुम जिसे चाहती हो उसको पंच बना लो, जज बना लो। खाला ने जुम्मन के एतराज़ को ताड़ लिया, यानी कि समझ लिया उसको कि उसका एतराज़ क्या है, कि मामला कहाँ तक पहुँचा दिया है खाला ने। उसने उसको समझ लिया। आखिर फिर बोली, बेटा खुदा से डर, कि तू मेरा डरना ही है तुम्हारे दिल में ना सही, खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। कि मेरे लिए, मैं एक बूढ़ी नाकस बेकस सहारा औरत हूँ, एक मिल्कियत थी मेरे पास, वो भी तुम्हारे नाम कर दी। मेरे लिए किसी को कोई गर्ज नहीं है जो मेरे लिए अपने ईमान तक को बेचेगा, हक सच बात की का साथ ना देगा। अगर मैं हक सच पे होंगी तो मेरा देंगे, वरना तुम्हारा ही देंगे। भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं भाई, इतने भले आदमियों में इतने सारे जो आदमी हैं, ये क्या ये सब तेरे दुश्मन हैं? अगर इनको तुम दुश्मन समझते हो तो फिर आगे कहते हैं और सबको जाने दो, फिर सबको ही जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानेगा कि भाई अलगू चौधरी तो तुम्हारा दोस्त है, तो किसी की अहमियत हैसियत जानता ना जानता, समझता नहीं समझता, चलो अलगू चौधरी को तो तुम पंच मानोगे। जुम्मन फ़र्त मुसरत, फ़र्त यानी बहुत ज़्यादा, मुसरत यानी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ बाग बाग हो गए, यानी कि बहुत खुश हो गए, फरहान हो गए। मगर आगे देखिए ज़्यादा में जे आएगा स्टूडेंट्स। फरहान हो गए मगर ज़ब्त बर्दाश्त करके बोले, ज़ब्त यानी बर्दाश्त करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिसर वहाँ वैसे अलगू, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो कि अलगू चौधरी हों तो ठीक है, वही पंच मुकर्रर हो जाए, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। जबकि उनको इस बात पर खुशी थी कि अलगू चौधरी को पंच मुकर्रर किया जा रहा है जो उसके दोस्त हैं। रामधन भी वहाँ पंच थे। उसने कहा रामधन और अलगू मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं। अलगू बगले झांकने यानी कि शर्मिंदा होने लगा कि अब ये मेरे साथ क्या मामला हो गया। इस झमेले यानी इस झगड़े में मैं नहीं फंसना चाहता था। मोतरज़ाना एतराज़ भरे अंदाज से कहने लगा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। देखिए गाड़ी में इमला में ज़रा गलती है, चेक कर लीजिएगा, गाढ़ी यानी कि हम अच्छे दोस्त हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, दोस्ती के लिए अपना कोई ईमान नहीं बेचता। देखो बेटा, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ईमान है तो अल्लाह के सामने सुरखरू हो गए, तो उसके लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेच सकता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। कितनी बड़ी बात कह दी खाला बी ने, कि जो पंच का यानी मुंसिफ का जो फैसला होता है वो असल में अल्लाह का फैसला होता है, क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक दिया जाता है, अल्लाह से डर कर दिया जाता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। पंच की बात जो फैसले वो करता है वो हक़ पर मबनी होती है, इसलिए वो फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होता है। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं। इससे बात आगे बढ़ती है कि अलगू चौधरी कहता है, शेख जुम्मन हम और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है, जब भी ज़रूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की, और हम भी जो बन पड़ा है वो हमसे भी जो हो सका तुम्हारी हमने मदद की और तुम्हारी खिदमत करते हैं। इससे साबित होता है कि जो अलगू चौधरी हैं वो शेख जुम्मन के मरहून मन्नत रहे हैं, एहसान मंद भी रहे हैं, बहुत से एहसानात उनके सर हैं। अगली बात सुनिए कि किस कदर खूबी से बयान किया है, किस कदर अलगू चौधरी का करैक्टर किस तरह जो है वो साबित किया गया है मुंशी प्रेमचंद की तरफ से। इस वक्त न तुम हमारे दोस्त हो न हम तुम्हारे दोस्त हैं भाई। इस वक्त क्योंकि मैं मुंसिफ हूँ इसलिए हमारी ये दोस्ती का मामला एक तरफ रह गया, अब सिर्फ मुंसिफ और मुलजिम के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। ये इंसाफ और ईमान का मामला है, ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। खाला जान ने तो अपनी पंचों से बात बता दी है, सारी कैफियत बिपता सुना दी है। तुम भी जो कुछ कहना कहो, जो तुमने अब कहना है अब तुम भी कह दो। जुम्मन ने एक शान फजीलत से उठ खड़े होते हुए और बोले, जुम्मन एक शान फजीलत से यानी कि अपने आप को अफसल समझते हुए अपने शान शौकत के साथ खड़े हुए और कहा,
पंचो, मैं खाला जान को माँ की बजाय समझता हूँ। पंचो सालिसो, मैं खाला जान को, अपनी खाला को, अपनी मासी को, माँ जैसी को माँ की बजाय समझता हूँ, माँ की तरह समझता हूँ, माँ की जगह समझता हूँ और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। और जब तक जहाँ तक मुझसे खाता तवाज़ो इनकी खिदमत हो सकी, इनका नफ़का पूरा करने की बात हुई तो मैंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। औरतों में अनबन यानी रंजिश, न चाकी, न मुआफ़क़त, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि औरतें हैं आपस में हज़ार मामलों में कजी और कज फहमी और कम अकली रखती हैं। सो वो कहीं ना कहीं लड़ भिड़ती हैं, घरेलू मामलात में कोई ना कोई तनाव हो ही जाता है। इसमें मैं मजबूर हूँ, इसमें मैं बेकस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। औरतों की नफ्सियात है छोटे छोटे मामलों पर लड़ भिड़ना। औरतों की आदत ही है, ये औरतों की आदत में शामिल है, उनकी फितरत में, जिबिल्लत में शामिल है। मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। जो माहवार महीने के बाद रुपया पैसा देना है, जो मैं खाला जिसका तकाजा आप कर रही हैं रोटी कपड़े के बजाय, वो मेरे काबू में नहीं है, वो मैं इसकी हिम्मत नहीं रखता। खेतों की जो हालत है इस वक्त, जो खेतों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, यानी कि गुजर बसर मैं मुश्किल से करता हूँ। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर, बसर और चशम, जो पंच फैसला करेंगे मैं इसको मानूंगा, इस पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। अलगू, अब यहाँ साबित होता है कि अलगू एक कानूनी आदमी थे, अदालत से उनका पाला पड़ा रहता था, वास्ता पाला, कानूनी आदमी थे, कानून जानते थे। अब जुम्मन से जिरा करने लगे, जुम्मन से जिरा यानी बहस करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की ज़र्ब की तरह लगता था। अब वो जो भी सवाल पूछते थे पूछगिछ के लिए, तो वो ऐसे लगता था जैसे कोई हथौड़ा बरस रहा हो। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जुम्मन हैरत में पड़ गए, मुताज्जब हो गए कि आखिर अलगू जो मेरा दोस्त था उसको क्या हो गया है। अब इस जिरा के ज़रिए से बाल की खाल उतारी जा रही थी, सारा किस्सा सुना जा रहा था कि आखिर असल मामला क्या है, किसकी इसमें कसूर है और किसका नहीं। और जुम्मन इस हैरत में थे कि आखिर अलगू चौधरी किस तरह मुझसे सवाल जवाब कर रहा है, ये तो दोस्ती का तौर तरीका नहीं है। इससे आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आगे कहानी का ख़ास हिस्सा कि अभी अलगू कहते हैं, शेख जुम्मन कहते हैं, अभी मेरे साथ बैठा कैसे मज़े मज़े की बातें कर रहा था। कौन कर रहा था? शेख जुम्मन। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई, तब्दीली क्या आ गई कि मेरी जड़ खोदने पर माता बर्बाद करने के लिए तैयार है। ऐसी क्या इतनी देर में इसने कल्टी खा ली कि मुझे ही तबाह बर्बाद करने पर आमादा हो गया है। अच्छी दोस्ती निभाई, देखो ये दोस्ती है जो इसने इस तरह निभाई है। जरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुना दिया। जरा ख़त्म हुई, बहस ख़त्म हुई तो अलगू ने फैसला सुनाया, पंच के तौर पर फैसला सादर किया। लहजा नहायत संगीन यानी सख्त ख़तरनाक था और तहमकाना था, यानी हुक्मी अंदाज में वो बात कर रहा था क्योंकि वो मुनसिफ था। शेख जुम्मन पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। शेख जुम्मन को मुखातिब करते हुए कहते हैं, शेख जुम्मन पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया है। ज़्यादती सरासर जुल्म आगे बढ़ जाना, ज़्यादती आगे बढ़ जाना, जुल्म सरासर सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल तौर पर तुम्हारा है। खेतों से माकूल नफ़ा होता है, ये नहीं कि तुम कहते हो खेतों की क्या हालत है, खेतों की अच्छी खासी हालत है, माकूल नफ़ा होता है। मुनासिब तुम उससे रुपया पैसा कमाते हो। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। अब तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहाना खर्च का तुम इंतज़ाम करो, बंदोबस्त करो, इंतज़ाम करो। इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो जो हिबा नामा है, जो तुम्हारे सुपुर्द तोहफ़तन मिल्कियत की गई है, वो मनसूख हो जाएगा। मंजूर के बजाय स्टूडेंट्स मनसूख हो जाएगा, मनसूख।
इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है कि तुम्हें मिल्कियत भी दी जाए और कोई और फैसला और तरह से बात की जाए, तुम्हारा हिबानामा ही मनसूख हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर ये वादा हुआ था कि तुम रोटी कपड़ा दोगे। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया, खामोश हो गया, उस पर सख्ता तारी हो गया। अब आपसे कहने लगा, भाई इस मायने में यही दोस्ती है, इसको दोस्ती कहते हैं जो अपने ऊपर भरोसा करे, यानी आप पर एतमाद करे। इसी की गर्दन पर छुरी फेरी जाए, इसका ही कुर्बान कर दिया जाए, इसका ही खात्मा कर दिया जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, यानी जो दोस्ती की इमारत ही मिसमार कर दी। तनावर यानी मजबूत दरख्त हक का एक झोंका यानी झटका भी बर्दाश्त ना कर सका, सह ना सका, बर्दाश्त ना कर सका। दोस्ती ख़त्म हो गई। वो अब भी मिलते थे, मगर तीरो सिपर यानी नावक और ढाल की तरह, यानी तीर बरसते थे और बच बचाओ और दूसरे बच बचाओ में लग जाता था, तानो तशनी चलती थी। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था। जुम्मन के दिल से दोस्त ने जो बेवफाई की थी उसका ख्याल दूर नहीं होता था, और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी, और इंतकाम यानी बदले की ख्वाहिश उसको सुकून ना लेने देती। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। फिर क्या हुआ कि किस्मत अच्छी थी कि उनको ये जल्द ही ऐसा मौका मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोयां यानी एक हल में जोते 2 बैल जोड़ी। ये एक बात स्टूडेंट्स समझ लीजिए कि यहाँ तक हमारा जो पहली पंचायत थी वो ख़त्म हो गई है, पहली कहानी का एक पड़ाव ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से दूसरी पंचायत का मामला शुरू हो रहा है, वो गौर से पढ़ते चले जाइए। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से 2 बैलों की एक अच्छी गोइयाँ एक यानी हल में जोते 2 बैल यानी कि हल में जोते 2 बैल यानी जोड़ी पिछले साल यानी कि 1 साल पहले माल लाए थे, अच्छी गोइयाँ माल लाए थे, यानी कि बैलों की जोड़ी बेहतरीन जोड़ी लाए थे। आगे देखिए, पिछाई यानी पश्चिम मगरबी नस्ल की खूबसूरत बैल थे। मगरबी नस्ल के वो 2 खूबसूरत बैल थे। 1 महीने तक कुर्बो जवार यानी गर्दनवा से लोग इसको देखने आते थे। इस पंचायत के 1 महीने बाद क्या हुआ कि एक बैल मर गया। पंचायत हुई है इसके तकरीबन 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद उस जोड़ी का एक बैल मर गया। तो इसके बाद हम 3rd पार्ट की तरफ से लेंगे। यहाँ तक हमारा 2nd पार्ट ख़त्म होता है। वस्सलाम।